हेलो दोस्तों, आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राणा प्रताप। दोस्तों, आज का हमारा विषय है विशेषण। तो आइए विशेषण के बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में? विशेषण के बारे में देखते हैं। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। किसकी विशेषता बताते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा और देखते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष अर्थात संज्ञा कहा जाता है। जो शब्द क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तथा जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी जिसकी विशेषता भी बताई जाती हो, उसे विशेष, विशेष का मतलब होता है संज्ञा, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप देखते हैं उदाहरण। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या कर रहा है? मोटा लड़का हंस रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर मोटा विशेषण है। यहाँ पे विशेषण क्या हो गया? मोटा हो गया। तथा लड़का विशेष, विशेष अर्थात संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यह विशेषण हुआ। ठीक, अब आगे देखते हैं विशेषण के भेद। यह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और है जानकारी को भी हम बता दे रहे हैं। कहीं कहीं पर विशेषण के 3 भेद भी बताए जाते हैं। कितने? 3 भेद, जो इस प्रकार हैं। सार्वनामिक, गुणवाचक और संख्यावाचक, ये 3 भेद बताए जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला इसका क्या है? गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या ज्ञान होता है? जिस शब्द से संज्ञा अर्थात अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध हो, ज्ञान हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी पहचान है, इसमें कालबोधक शब्द, रंगबोधक शब्द, दशाबोधक शब्द, गुणबोधक शब्द, आकारबोधक शब्द, स्वादबोधक, स्पर्शबोधक आदि शब्दों से इन्हें पहचाना जा सकता है। किससे किससे? कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक, स्वादबोधक, स्पर्शबोधक आदि शब्दों से इसकी पहचान की जा सकती है। किसकी? गुणवाचक विशेषण की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें थोड़ा डीपली देख लेते हैं एक एक पॉइंट को। अब देखते हैं कालबोधक। कालबोधक में जैसे नया, पुराना, मौसमी, प्राचीन आदि ये जो शब्द होते हैं वे कालबोधक के अंतर्गत आते हैं। वहीं रंगबोधक के अंतर्गत लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी कोई भी रंग हो वे रंगबोधक के अंतर्गत आता है। वहीं दशाबोधक के अंतर्गत मोटा, पतला, युवा, वृद्ध आदि जितने भी शब्द आते हैं वे सभी दशाबोधक के अंतर्गत आते हैं। वहीं गुणबोधक के अंतर्गत अच्छा, भला, बुरा, न्यायी, अन्यायी आदि ऐसे शब्द गुणबोधक के अंतर्गत आते हैं। अब वहीं आकार बोधक के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, तो गोल, चौकोर, लंबा, पतला ऐसे शब्दों को आकार बोधक के अंतर्गत रखा जाता है। अब स्वाद बोधक के अंतर्गत खट्टा, मीठा, कसैला
ये क्या होते हैं? स्वाद होते हैं। कड़वा, ऐसे शब्दों को स्वाद बोधक के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं स्पर्श बोधक के अंतर्गत नरम, खुरदुरा, कोमल, ऐसे शब्दों को स्पर्श बोधक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। मोहन काला है। मोहन कैसा है? काला है। मोहन क्या है? काला है। तो जैसा कि ये इसके रंग के बारे में बताया गया है, किसके? मोहन के, तो इसलिए यह रंग बोधक हो गया। अब वही है, महेश पतला लड़का है। महेश कैसा लड़का है? पतला लड़का है। तो इसलिए यह दशाबोधक हो गया। और वहीं ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो यह काल बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। सीता बहुत अच्छी लड़की है। सीता क्या है? बहुत अच्छी है, तो यह गुण बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। रामू मोटा है। रामू क्या है? मोटा है, तो यह भी दशा बोधक के अंतर्गत आएगा दोस्तों। आम, आम मीठा है। आम मीठा है, तो आम मीठा है, तो यह क्या हो जाएगा? स्वाद बोधक हो जाएगा। और नारियल कठोर है। नारियल क्या है? आम मीठा है, तो स्वाद बोधक के अंतर्गत, और नारियल कठोर है, तो यह स्पर्श बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये हमारी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है? संख्यावाचक विशेषण दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, संख्या के बारे में बोध होता है, संज्ञा सर्वनाम के संख्या के बारे में बोध हो, ज्ञान हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन? संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने 3 पुस्तक खरीदी। मैंने कितनी पुस्तक खरीदी? 3 पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पे यह निश्चित हो रहा है कि मैंने 3 पुस्तक खरीदी, इसलिए यह निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, और अगला है, इसमें और भी शब्द याद हैं, जैसे 10 रुपये, जैसे मोहन ने 10 रुपये लिए या 20 रुपये लिए, ऐसे शब्द ये भी संख्यावाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे। 10, 20 आदमी या 10 रुपये, ऐसे भी शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और अगला है, सुरेश ने कुछ पेंसिल खरीदी। सुरेश ने कुछ पेंसिल खरीदी, तो यहाँ पे यह निश्चित नहीं हो रहा है कि सुरेश ने कितनी पेंसिल खरीदी, तो इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो गया। और दूसरा है दोस्तों उदाहरण, बाजार में बहुत लोग थे। बाजार में कितने लोग थे? उसकी कोई गणना नहीं है कितने लोग थे, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो संख्यावाचक की पहचान के बारे में हम निश्चित और अनिश्चित के बारे में बता दे रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक की पहचान में जैसे 1, 3, 10, 20, 30, 40, 50, ये जितने भी शब्द जो निश्चित हो, ऐसे शब्द आते हैं, तो वह निश्चित संख्यावाचक की पहचान हो जाएगी। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक की पहचान के लिए जैसे कुछ, सब, बहुत, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है दोस्तों नापतोल। परिमाण का मतलब नापतोल, तो इसके बारे में देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निश्चित परिमाण बोधक, और पहला होता है निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है दोस्तों, तो हम थोड़ा सा
इसमें और देख लेते हैं निश्चित परिमाण बोधक में। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, आओ बाजार सॉरी आओ नहीं, मैं गलत बोल दिया, जाओ बाजार से 2 किलो आटा लेकर आओ। यहाँ पे यह देख रहे हैं निश्चित हो रहा है कि बाजार से कितना 2 किलो आटा मंगवा रहा है, तो यह निश्चित हो गया। वहीं मिठाइयाँ बनाने के लिए हमें 2 किलो चीनी की ज़रूरत है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो यह भी निश्चित हो गया। वहीं अनिश्चित के अंतर्गत आप देखते हैं तो मेरे लिए थोड़ा फल लेकर आओ, यहाँ पे निश्चित नहीं हो रहा है, तो यह अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। अब आइए इसमें हम उदाहरण को देखते हैं। कैलाश 10 किलोमीटर पैदल चला। यहाँ पे देख रहे हैं निश्चित हो रहा है, कैलाश कितना 10 किलोमीटर तक पैदल चला है, तो इसलिए निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण है। वहीं दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मोहन बाजार से 5 किलो चावल लाया। मोहन बाजार से क्या लाया? 5 किलो चावल लाया, इसलिए यह भी निश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, तीसरा है उदाहरण, वह गाय बहुत दूध देती है। वह गाय बहुत दूध देती है, इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कितना दूध दे रही है, इसलिए अनिश्चित परिमाण बोधक का उदाहरण हो गया। और आगे है अगला उदाहरण, कुछ आदमी चले गए। कुछ आदमी, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कितने आदमी चले गए, इसलिए यह भी अनिश्चित परिमाण बोधक है। और है अगला, महेश बहुत खुश था। महेश बहुत खुश था, कितना खुश था इसका भी पता नहीं है, इसलिए यह भी अनिश्चित परिमाण बोधक है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं सार्वनामिक। लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर, किससे पहले लगकर? संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द के विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं सार्वनामिक विशेषण को। ऐसे सर्वनाम, ठीक है दोस्तों, जो संज्ञा से पहले लगकर, जैसे किसी का नाम हो गया या कुछ भी हो गया, उससे पहले लगते हैं तो उस संज्ञा पद के विशेषण की तरह काम करते हैं। उसके किस तरह काम करते हैं? विशेषण की तरह काम करते हैं, या विशेषण उसकी विशेषण की तरह विशेषता को बताते हैं, तो वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका उदाहरण देखते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मौलिक सार्वनामिक और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक। कितने प्रकार के होते हैं सार्वनामिक विशेषण? यह 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उस पेन को यहां रख दो। यहाँ पे बता रहा है कि उस पेन को यहां रख दो, तो इसमें अब इसको थोड़ा स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। उस शब्द पेन से पहले आकर, किससे? पेन, पेन क्या है? संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आकर पेन की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? पेन की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगला उदाहरण है, यह आदमी भरोसेमंद है। यह आदमी क्या है? भरोसेमंद है। इसके भी हम स्पष्टीकरण को देख रहे हैं। यहाँ यह शब्द आदमी से पहले आकर, आदमी से क्या हुआ है? पहले आया है और आदमी की ओर संकेत कर रहा है। किसकी ओर संकेत कर रहा है? आदमी की तरफ संकेत कर रहा है, अतः यह भी सार्वनामिक विशेषण है। और इसके अन्य उदाहरण हैं, जैसे कि यह घर मेरा है। यहाँ भी यह स्पष्ट हो रहा है, तो इसलिए यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। और है कोई आदमी रो रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कौन रो रहा है, इसलिए यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। और अगला है ऐसा आदमी नहीं देखा। यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी
यौगिक सार्वनामिक होगा। और अगला है जैसा देश वैसा भेष। तो ऐसे अगर शब्द आते हैं दोस्तों तो वे सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और कमेंट करना भी न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।